ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स के दो अप्रोच हैं ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जितने भी डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए, और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है या लॉस होने की संभावना है। और दूसरा हमारा जो अप्रोच है ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट मीन्स हमें जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन लेने हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। हमें शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और शेयर होल्डर्स वेल्थ कब मैक्सिमाइज़ होती है? जब शेयर्स के, हमारी कंपनी के शेयर्स के मार्केट प्राइसेस बढ़ते हैं तो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो बढ़ता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज़ होती है। और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें अपने हर एक्टिविटीज़ की, जितनी भी हम फाइनेंशियल काम करेंगे उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो हमें वो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें वो फाइनेंशियल डिसीज़न लेना चाहिए और वो काम करना चाहिए। इट मीन्स जो शेयर होल्डर वेल्थ है दैट विल डिपेंड अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। और नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेटा हमने कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में सीखा भी हुआ है। तो वेल्थ that will depend upon net present value and how we will calculate the net present value। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितने सालों तक रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो हमें 4 ईयर्स तक रिटर्न मिलता है, तो फर्स्ट ईयर की एनुअल रिटर्न प्लस सेकंड ईयर के एनुअल रिटर्न प्लस थर्ड ईयर के एनुअल रिटर्न प्लस फोर्थ ईयर के एनुअल रिटर्न। और ये एनुअल रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो टेबल A1 में दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कट ऑफ रेट या डिस्काउंट रेट, जैसे कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हम पढ़ते थे, इसकी पावर 1। ये एनुअल रिटर्न हमें 1 साल के एंड में मिल रहे हैं, तो नीचे आएगा 1 + कट ऑफ रेट डिस्काउंट रेट रेज टू पावर 1। और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, 1 + K रेज टू पावर 2। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 + K रेज टू पावर 3। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 + K रेज टू पावर 4। ठीक है। और ऐसे ही जितने भी सालों का होगा, मान लो n ईयर्स तक हमें रिटर्न मिल रहे हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ nth ईयर अपॉन 1 + K रेज टू पावर n। ये सभी अगर इनको ऐड कर देंगे, ऑल विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करनी पड़ेगी। तो वो हम ये मानते हैं कि हमने अभी इन्वेस्ट किया है 0 टाइम पीरियड में, तो C माइनस करेंगे, C माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन 0 टाइम पीरियड। 0 टाइम पीरियड का मतलब अभी हमने जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमने पैसा लगाया है, अगर इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है,
then we will take that decision। और कौन से डिसीजन की बात होती है? फाइनेंशियल डिसीजन। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है, वी विल ड्रॉप द डिसीजन। ड्रॉप द डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4, चारों की ही नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन सब की नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे, और जिसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम होगी, हम उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे और वो हम फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। तो दिस इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स हमें हर वो काम करना चाहिए, हर वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे वेल्थ मैक्सिमाइज हो, और वेल्थ तब मैक्सिमाइज होगा जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो। और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारी नज़र में है, तो हमें वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम हो। अगर हम इस तरह से हर डिसीजन को जज करेंगे और केवल वो ही डिसीजन लेंगे जिनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या मैक्सिमम है, तभी हमारे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है। दिस इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की काफ़ी सारी लिमिटेशंस को दूर कर देता है। तो जो लिमिटेशन हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में देखी थी, उनको हम एक एक करके देखेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव उन्हें कैसे दूर करता है। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन थी उसकी, जो ये दूर करता है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट को लेके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्लियर नहीं थी। प्रॉफिट का जो मीनिंग था वो एम्बिगुअस था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में, कि हम कौन सा प्रॉफिट लें, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, कौन सा प्रॉफिट लें। लेकिन हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पे हम जो ये प्रॉफिट ले रहे हैं, दिस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, इसका मीनिंग क्लियर है, इसमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हम कौन सा ले रहे हैं ये। तो ये इसका एक अच्छा पॉइंट है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट किसको ले रहे हैं, हम कौन से इनफ्लो को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच क्लियर एज कम्पेयर्ड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और सेकंड, इसको हम एज ए डिफरेंस भी स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, हमने इसकी लिमिटेशन में पढ़ा था कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता है। अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, ए और बी, ए में हमें मान लो शुरू में 4,000 प्रॉफिट हो रहा है, फिर 3,000 हो रहा है, फिर 2,000 हो रहा है, फिर 1,000 हो रहा है। और बी में पहले 1,000 हो रहा है, फिर 2,000 हो रहा है, फिर 3,000 प्रॉफिट हो रहा है, फिर 4,000 प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट दोनों में 10,000 का आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए इक्वली प्रॉफिटेबल है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या बी में लगाएं। लेकिन क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखता है, जब हम इस कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे, तो हमें पता लग जाएगा कि जिस प्रोजेक्ट से हमें शुरू में रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इट मीन्स जो
1 रुपया हमें आज मिल रहा है दैट इज़ मच प्रॉफिटेबल, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो हमें 1 साल के बाद मिलेगा। तो जो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। और नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग डिविडेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग डिविडेंड। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था उसकी ये लिमिटेशन थी कि उसमें डिविडेंड पे करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेन करके बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर सकें और प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये इस बात की इम्पोर्टेंस को भी समझता है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, हमें सारी अर्निंग को रिटेन नहीं करना चाहिए। हमें जो अर्निंग होती है उसको अर्निंग को 2 पार्ट में, किस पार्ट में, डिविडेंड में और रिटेंशन में, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अर्निंग का कुछ पार्ट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कुछ पार्ट रिटेन करना चाहिए। तो ये इस हिसाब से करना चाहिए ताकि हमारे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अगर हम सारा रिटेन कर लेंगे तो भी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा, और अगर सारा डिविडेंड बांट देंगे सारी अर्निंग का तो भी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा। हमें अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करना चाहिए ताकि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये डिविडेंड की इम्पोर्टेंस को समझता है ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कि हमें डिविडेंड की पेमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़रूर पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव दैट इज रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर। फोर्थ डिफरेंस इज रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर। हमने जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव किया था तो ये देखा था कि जो रिस्क फैक्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ध्यान में नहीं रखता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था, ये देखो ये वाले एग्जांपल में मैंने आपको पहले बताया भी था। 2 प्रोजेक्ट हैं ए और बी, दोनों में हमें 4-4 लाख का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ए प्रोजेक्ट में हमें स्टेबल रिटर्न मिल रहा है 1 लाख का हमेशा। बी प्रोजेक्ट में कभी रिटर्न ज़्यादा है, कभी नहीं है, कभी कम है, कभी बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न होती है वो प्रोजेक्ट कम रिस्की होते हैं, और जहाँ पे कम स्टेबिलिटी होती है वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो ये देखता है कि दोनों में बराबर के रिटर्न मिल रहे हैं 4 साल में, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हम ले सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इसमें हम इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे जो हमारे इनफ्लो होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और जो ये के होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट होती है, इसमें एक तो टाइम के लिए और एक रिस्क के लिए रिटर्न इंक्लूड होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की होगा तो हम उसकी ये के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कट ऑफ रेट बढ़ा देंगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट कम रिस्की होगा तो उसकी कट ऑफ रेट हम कम रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम रिस्क का भी ध्यान रखते हैं। अगर रिस्की नेचर है तो प्रोजेक्ट की कट ऑफ रेट बढ़ा दी जाती है प्रोजेक्ट की, और अगर कोई प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो उसकी कट ऑफ रेट को कम रखा जाता है। तो इट मीन्स wealth maximization objective also give attention toward the risk factor that is involved in different types of project। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है या एक अच्छी बात कह लो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की इज़ दैट इट गिव इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर ऑल्सो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो केवल बिजनेस के प्रॉफिट की तरफ ही ध्यान देता है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म बाय हुक और क्रुक। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसमें सोशल वेलफेयर का भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर के जो शेयर के प्राइसेस हैं वो तभी बढ़ा पाएंगे लंबे समय में जब हम डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के प्रति अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका एक अच्छा पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव का, दैट इज़ इसमें हम लॉन्ग रन सर्वाइवल की ओर भी ध्यान देते हैं। हमें केवल शॉर्ट टर्म में बिजनेस नहीं करना होता, हमें बिजनेस को लंबे समय तक चलाना होता है। तो हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे हमारे बिजनेस को लंबे समय तक एग्जिस्ट कराया जा सके और लंबे समय तक हम सरवाइव कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें और अपने शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर हमें शॉर्ट टर्म में ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिससे हमें लॉस भी हो रहा है तो वो हम ले लेते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। दिस इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव।